स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। और प्लैनेट्स का जो स्पीड होता है, साथ ही साथ टाइम पीरियड होता है और एनर्जी होता है, उसके बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और किसी सैटेलाइट के अंदर हमारा जो वेट है वो जीरो कैसे हो जाता है, जिसको कहते हैं वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्लैनेट्स आखिर है क्या। जैसे देखिए, ये हमारा सन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा सन हो गया। और जो सन है, और यहाँ पर ये देखिए तो ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, सन और अर्थ हमारा हो गया। यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझिए कि अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है। इसी तरह से हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। और अगर आप मून की बात करेंगे तो मून एक प्लैनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट, आप कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जो कि अर्थ का चक्कर काट रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए कि जितना भी प्लैनेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अराउंड अगर घूमता है, जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे सन के चारों तरफ अर्थ जो है घूम रहा है, तो इस केस में इसका कुछ स्पीड होता है जिसको हम दिखा रहे हैं v से। ये स्पीड कितना होता है, साथ ही साथ एक बार घूमने में पूरा ऐसे जो वन रोटेशन आप कह सकते हैं वो करने में जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। वो कितना निकाला जाएगा यहाँ पर। ठीक है। साथ ही साथ इसका एनर्जी कितना होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पीड के बारे में। ओके, देखिए, जब आपका यहाँ पर अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा होगा तो पाथ आपको क्या दिख रहा है, एलिप्टिकल दिख रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो एलिप्टिकल पाथ आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसमें जो मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस किसको कहते हैं, जैसे इसको आप 4 पार्ट में ऐसे बांट दीजिए। सन हमारा एक फोकस पर है, तो ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस और इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को मान लीजिए ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं। तो ये जो ए और बी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा का, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड निकालने के लिए जो पाथ है उसको मान लेते हैं कि सर्कुलर टाइप का। ठीक है। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए पाथ सर्कुलर है और सन जो है वो सेंटर पर है और ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो देखिए कि सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, तो आपको पता है कि वो जो फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल का फोर्स, है ना। रेडियस यहाँ पर मान लीजिए कि ए है, तो वो ग्रेविटेशनल का फोर्स हो जाएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फोर्स जो है अर्थ पर लग रहा है, सन लगा रहा है, और चूंकि ये पाथ सर्कुलर है और स्पीड ऑफ अर्थ मान लीजिए कि हम लोग v ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको देना पड़ेगा mv²/a, क्योंकि रेडियस a माना है हमने। ठीक है। क्योंकि सर्कुलर मोशन जब भी होता है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और उसमें आपको बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब ये ऑर्बिट जो है मेंटेन रहे, इसके लिए यहाँ पर ऑर्बिट को मेंटेन रखने के लिए g/m/a² का जो वैल्यू है वो mv²/a के बराबर होगा। अदरवाइज ये ऑर्बिट इसका मेंटेन नहीं रहेगा और ये सन से जाकर के टकरा जाएगा। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस्ड रहना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ से a और a कट जाएगा, एक m कट जाएगा, तो v² इक्वल टू आएगा आपका gm/a, जिसमें कि v क्या है, v आपका मिल गया हमारा √अंडर(gm/a). तो ये जो v आप यहाँ निकाले हैं, ये एक्चुअल में ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड मतलब कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो उसका स्पीड निकालना है, तो √(gm/a) कर दीजिए, जिसमें g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है मास है इसका, और a जो है रेडियस है यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड। और ये जो प्लैनेट का स्पीड है ये आपका एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। रेडियस मतलब कि
ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इस सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, मतलब ऑर्बिट का रेडियस। ए क्या है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उसको कॉपी में लिखिएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और वी हमारा हो गया ऑर्बिटल स्पीड। तो ये एक चीज़ आप समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि अगर ये प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। देखिए टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक बार घूमने में, एक कंप्लीट चक्कर काटने में जो समय लगेगा। तो अब हम लोग v तो जान रहे हैं कि इस प्लेनेट का जो स्पीड है वो v है, और यहाँ पर एक बार जब ये चक्कर काटेगा पूरा तो सरकमफेरेंस कवर करेगा, तो टाइम को डिस्टेंस बाई स्पीड लिखा जा सकता है। तो डिस्टेंस एक बार में होगा 2πa सरकमफेरेंस के बराबर, डिवाइडेड बाई स्पीड मान लेते हैं v, है ना। तो v हम लोग यहाँ पे निकाले थे, तो 2πa/v, v कितना है, √g m/a, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे a को, तो ये हो जाएगा 2π, पहले से a का पावर 1 है और ये आएगा तो a का पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2, तो a का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई √gm, ऐसे रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो g का वैल्यू हम लोग जानते हैं और सन का मास हम लोग रख देंगे और ये ऑर्बिटल रेडियस का वैल्यू रख देंगे, तो उसका टाइम जो लगेगा ना, उसके गोल गोल घूमने में, एक बार घूमने में जो समय लगेगा ना, टाइम पीरियड, वो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम आपको केपलर्स नियम पढ़ाए थे, केपलर्स का लॉ बताए थे, तो उसमें ये बोले थे कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ होता है, जहाँ पर a क्या है, तो ऑर्बिटल रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं ना, ये वाला t = 2π a⁴ डिवाइडेड बाई √gm, इसको आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा t² = 2π a⁴ हो जाएगा, क्योंकि 2 हट जाएगा स्क्वायर करने पे, और यहाँ हो जाएगा gm। तो देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्लेनेट के लिए सन फिक्स हो गया, मतलब उसका सन का मास कांस्टेंट, g वैल्यू कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, माने कि t², देखिए यहाँ पर आपको a³ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा, और इसको हम लोग केपलर्स नियम जब पढ़े थे तो उसमें नाम दिए थे लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, थर्ड वाला लॉ हम जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टाइम पीरियड के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो एनर्जी होगा उस प्लैनेट का जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, उस एनर्जी के बारे में समझिए कि क्या होगा। देखिए एनर्जी दो तरह का हो सकता है उसके पास, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसानी से हम लोग लिख देंगे कि ½ mv² होगा, और v अभी हम लोग निकाले हैं, v हम लोग निकाले हैं √gm/a, और इसका स्क्वायर करिएगा आप तो ये आ जाएगा gmm/2a। तो देखिए जो भी प्लैनेट v स्पीड से सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है gmm/2a। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का बात। अब आपका एक और एनर्जी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हम आपको आई थिंक थर्ड लेक्चर में पूरा डिटेल में हर किसी का डिराइव करके बताएं, ठीक है। तो दो पार्टिकल के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम वहाँ पे बताए थे उसका फॉर्मूला आया था gmm/a, एक बार देखिएगा उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया gmm/2a, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो प्लैनेट और सन का है उसका सिस्टम का हो गया -gmm/a। तो टोटल एनर्जी कितना होगा। अब आपको भी पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो सम होता है किसका किसका, तो काइनेटिक एनर्जी का और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, है ना, सम होगा। अब दोनों का वैल्यू जो है निकाले हैं आप यहाँ रख दीजिए, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं gmm/2a प्लस इसका वैल्यू निकाले हैं -gmm/a। जब आप इसको ऐड करिएगा, माने कि एक तरह से सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो आपको मिलेगा gmm/2a। तो ये जो है किसी भी प्लैनेट का जो सन के चारों तरफ घूम रहा है उसका टोटल एनर्जी होता है। अब एक खास बात यहाँ पे ये देखना है कि जो टोटल एनर्जी है उसमें आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन आपको यहाँ दिख रहा है इसका कुछ मतलब है,
तो नेगेटिव साइन जो है वो टोटल एनर्जी में इसलिए आया है क्योंकि ये एक तरह का बाउंड सिस्टम है। बाउंड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सन के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी प्लेनेट उसके तरफ आकर्षित है और एक बंधा हुआ स्टेट में है, दोनों मिल करके एक बाउंड सिस्टम बना रहे हैं। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना माने थे, 0 माने थे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 माने थे, वो 0 हो ही जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो 0 ही होगा ना। तो जब भी कोई ऐसा सिस्टम बाउंड सिस्टम हो और आप पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे 0 लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिट सेपरेशन पे 0 लेते हैं, तो आपका जनरली टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आएगा। समझ गए यहाँ तक? तो ये हम लोग अभी तक पढ़ लिए कि प्लैनेट्स क्या है और उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या है, टाइम पीरियड क्या है और एनर्जी कितना है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे सैटेलाइट के बारे में। देखिए, आपको भी पता है कि सैटेलाइट क्या होता है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इंसानों ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर रखा हुआ है मून को उसके ऑर्बिट में, तो एक तरह का नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बहुत तरह का सैटेलाइट जो है अर्थ से बाहर भेजते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल हो गया। तो उसका जो प्रोसेस होता है कि आखिर इतना बड़ा सैटेलाइट को हम लोग अर्थ का ऑर्बिट में कैसे डाल देते हैं, कैसे घूमने लगता है, ठीक है, इसका चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। फिर हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे चलेंगे। देखिए, अभी तक जितना भी आपको हम बताएं उसमें सन और प्लेनेट के बीच का सारा कुछ निकाल के बताएं। ये जितना भी टर्म अभी आप पढ़े हैं ना, वो सारा का सारा आप सैटेलाइट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अर्थ आपका सन का जगह ले लेगा और सैटेलाइट जो है वो आपका प्लेनेट का जगह ले लेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, सन और प्लेनेट को एक सिस्टम मान के, उसी तरह से आप अर्थ और सैटेलाइट को भी एक सिस्टम मान करके जितना फॉर्मूला है सारा आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं कि ये जो सैटेलाइट होता है ये लॉन्च कैसे किया जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल इसके लिए न्यूटन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कैनन बॉल का, कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए, इसमें हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि मान लीजिए एक बहुत ही ऊंचा, यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही ऊंचा अगर हम लोग एक ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, कैनन, ठीक है, और उससे एक बॉल को फायर करते हैं। मान लीजिए कि हम बहुत धीरे फायर किए। देखिए, ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा, ऐसा मत सोचिए कैनन बॉल जो है वो आपका जो बुर्ज खलीफा उसका हाइट का, अरे बुर्ज खलीफा का हाइट लगभग 900 मीटर के आसपास है, 848 या 900 ऐसी कुछ है, उसके मीटर उतना है। यहाँ तक कि आप अगर उसको माउंट एवरेस्ट से अगर कंपेयर कीजिएगा तो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है लगभग 8000 मीटर के आसपास है। तो कहाँ 800 मीटर, कहाँ 8000 मीटर, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसमें, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर जो कैनन लिया जा रहा है ना, उसका हाइट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सोचा कि अगर हम एक कैनन बॉल को फायर करेंगे, कम स्पीड देंगे, तो वो तो अर्थ का ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होगा और एटमॉस्फेयर की वजह से अपना स्पीड को लॉस करेगा और नीचे आके गिर जाएगा। अगर थोड़ा और स्पीड देंगे तो थोड़ा और आगे जाके गिरेगा। अब मान लीजिए कि एक ऐसा स्पीड दे दें कि वो हमेशा गिरना चाहेगा अर्थ की तरफ लेकिन गिर ही नहीं पाएगा, तो वो एक ऑर्बिट में आ जाएगा। समझ रहे बात? देखिए, बहुत कम स्पीड देंगे तो आगे जाके गिर जाएगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और आगे जाके गिरेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये हमेशा अर्थ की तरफ फ्री फॉल करना चाहेगा लेकिन अर्थ पे फ्री फॉल कर ही नहीं पाएगा, ये घूमने लगेगा इस पे। तो इसी तरह से हम लोग सैटेलाइट को भी अर्थ से लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट को क्या करते हैं कि हम लोग वर्टिकली फायर करते हैं और वो वर्टिकली फायर करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो अपना ऑर्बिट को कुछ ऐसा बना करके फिर इसमें घूमने लग जाता है और हमेशा के लिए उस ऑर्बिट पर वो टिका रह जाता है। अब एटमॉस्फेयर के बाहर अगर आप भेजिएगा तो वहाँ तो कोई फ्रिक्शन ये सब रहेगा नहीं कि उसका स्पीड हम घटा दें। हाँ, जो सैटेलाइट नीचे रहेगा ज़्यादा वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह लगेगा। तो आप समझ गए यहाँ पे इस तरह से कुछ हो रहा है। तो हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ फेंक दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ फेंकने से क्या होगा कि वो अर्थ का ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा और इस तरह से निकल जाएगा फिर, तो ये फिर ऑर्बिट में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको हम सारा बता दिए कि किस तरह से कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में न्यूटन ने सोचा था। अब देखिए, एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये क्या होता है। देखिए, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ के
ऊपर कुछ ऐसा सैटेलाइट रखे हुए हैं जो अर्थ के साथ साथ एकदम जो है ना, अर्थ जहाँ जैसे जैसे घूम रहा है वो भी एकदम वैसे वैसे घूम रहा है, और वो एक ही जगह पर जो है फिक्स हम लोग को दिखाई देता है। ऐसे एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो अर्थ के साथ साथ चल रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो फिक्स है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो आपके साथ साथ एकदम जितना तेज़ी से आप चल रहे हैं उतना ही तेज़ी से वो भी चल रहा है, तो आपको नहीं लगेगा कि वो आपके साथ साथ एकदम जा रहा है। तो उसी तरह से अर्थ जितना तेज़ी से घूम रहा है, डायग्राम में समझिए, देखिए यहाँ पर अर्थ जितना तेज़ी से अपना ऑर्बिट में घूम रहा है ना, अपना एक्सिस में घूम रहा है ना, उतना ही तेज़ी से हम इस सैटेलाइट को भी घुमा देंगे। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो अर्थ का जो अपना एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है वो लगभग 500 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, इतना ही होता होगा, हाँ इतने होता है, आप देख लीजिएगा ना, 500 मीटर पर सेकंड के आसपास जो है अर्थ अपना एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सैटेलाइट है उसको भी हम लोग उतना ही स्पीड उस एक्सिस में जो जो ऑर्बिटल रेडियस है उतना में हम लोग दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ एकदम घूमता है। ऐसे एक बात नोट करें अगर, तो हम लोग का जो अर्थ है उसको पूरी तरह से अगर कवर करना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए, तो हम लोग को मात्र 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग को लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग जो है 400 से ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ऑर्बिट पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है। तो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या है कि रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ एंड वन रिवॉल्यूशन ऑफ सच सैटेलाइट इज सेम एज वन डे ऑन अर्थ, माने कि अर्थ के साथ साथ घूमेगा, और जितना तेजी से अर्थ अपना एक्सिस में घूमेगा उतना ही तेजी से वो भी घूमेगा, तो एक ही जगह पर हम लोग को लगेगा कि वो फिक्स है, ठीक है। और इसका जो बेसिक यूज होता है ये आपका कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे जीपीएस वगैरह आप चलाते हैं ना, ये सब में ज़्यादातर इसका यूज देखा जाता है। कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन अगर करना है तो इसका मैक्सिमम यूज उसी में होता है। साथ ही साथ हम लोग को बताना रहता है कि इस एरिया में कैसा वेदर होगा, है ना, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ बारिश होगा, तो उसके लिए भी मैक्सिमम यूज इसका होता है। और भी बहुत सारा काम है, लेकिन ये 2 मेन बेसिक यूज इसका आप याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एक आपका जियोस है, जियोस का फुल फॉर्म यहाँ लिखें, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट, ये यूएसए के द्वारा फेंका गया। उसके बाद इनसेट ऑफ इंडिया, हिमावरी ऑफ जापान, पेंगुइन ऑफ चाइना, मीटियोसेट ऑफ यूरोप, ये सारा सैटेलाइट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए कॉपी में कि जियोस सैटेलाइट कौन फेंका था, यूएसए, इनसेट कौन फेंका, इंडिया, हिमावरी कौन फेंका, जापान, पेंगुइन कौन फेंका, चाइना, मेटियोसेट, यूरोप। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में लिखने में आसानी होगा कि पहले तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, फिर उसका यूज लिख दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल वहाँ पे फिट कर दीजिए, पूरा फुल मार्क्स आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में मिल जाएगा। अब एक चीज और कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा तो फिर से हम नहीं बताएंगे, जो अभी प्लेनेट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे ना, आप सैटेलाइट के लिए भी एकदम निकाल दीजिए, अर्थ के चारों तरफ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब बात आता है कि आखिरकार ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये अर्थ से कितना ऊपर आखिरकार रखा जाता है, ठीक है। देखिए अर्थ से लगभग मान लीजिए कि 36,000 किलोमीटर के आसपास जो है ना, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखा जाता है। सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाइट पर जो हम लोग का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो घूमता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है तो हम देखिए, आपको अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताए थे, हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, आप कॉपी में नोट किए होंगे तो आप उसी को देखिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम बताए थे T² इक्वल टू 4π²। एक मिनट, थोड़ा सा हमको कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है देखिए, हम बताना चाहते हैं। हाँ हमको यही लग रहा था, हम यहाँ 4π² नहीं लिखे, स्क्वायर किया है ना, तो अभी हमको याद आया, तो 4π², चलिए बाकी सब ठीक है। अब आइए यहाँ पे, हाँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिखे T = 4π² बाई π² इंटू a⁻³ डिवाइडेड बाई GM, ये है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं ऑर्बिटल रेडियस, माने कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो इसके बीच का दूरी कितना था, ए मान लीजिए, ऐसे घूम रहा सैटेलाइट इसके चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए कि आपका ए चाहिए, तो ए हो जाएगा T² GM बाई 4π² का क्यूब रूट। अब यहाँ पर देखिए कि टाइम पीरियड जो है हम लोग कितना बोले, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक दिन लगना चाहिए, माने 24 घंटा। अब जी का वैल्यू आप जानते हैं 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एम अर्थ का मास भी हम लोग जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। ये 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू तो आप जानते ही हैं। तो ये सारा जब हम लोग रखते हैं ना, तो ये ए का वैल्यू जो है लगभग यहाँ पर आता है 42,000 किलोमीटर। तो ये ए का वैल्यू जो 42,000 किलोमीटर आया है, लेकिन हम तो बोले कि 36,000 किलोमीटर पे होता है। तो एक्चुअल में देखिए ये 42,000 किलोमीटर है पूरा सेंटर से, अर्थ का सेंटर से सैटेलाइट का दूरी कितना है 42,000 किलोमीटर। तो आपको सरफेस से चाहिए, तो 42,000 में आप अर्थ का जो रेडियस है 6,400 वो घटा दीजिए, है ना। तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 0 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, ये 3, हाँ माने कि वही 35,600 या फिर 36,000 हम बोले थे। चलिए एक ही बात है ना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिस्टेंस में चलेगा, 500 200 400 का अंतर चलेगा। तो देखिए ये 36,000 किलोमीटर आप याद रखिएगा कि इतना ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखा जाता है ताकि उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटा हो पाए। समझ गए आप। तो ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, पूरा हम बता दिए आपको डिटेल में। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे कि वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट क्या होता है। वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, जैसे आप देखे होंगे टीवी में कि नासा का जो साइंटिस्ट लोग जाता है अंतरिक्ष में, तो वो स्पेसशिप के अंदर में उड़ता हुआ दिखता है, जो चीज़ जहाँ पर है वहीं रहता है। कुछ अगर एक बाल्टी में पानी रख के इसको पलट दीजिएगा तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस, माने कि ये लोग को लगता है कि ये लोग का वेट है ही नहीं। जैसे अर्थ में क्या होता है कि अर्थ में आपको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ग्रेविटी की वजह से, है ना। लेकिन सैटेलाइट में के अंदर अगर स्पेसशिप के अंदर अगर कोई रहता है तो उसका वेट जो है 0 हो जाता है। ये कैसे होता है, हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक इस तरह का हम लोग का स्पेसशिप है, ठीक है, इससे पूरा धुआं निकल रहा है, ऐसे मान लीजिए एक तरह का स्पेसशिप है, ठीक है। और ये अर्थ के चारों तरफ जो है ना घूम रहा है, ऐसे अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल बना के, पूरा सर्कल हम नहीं बनाए हैं, आधा सर्कल बनाए हैं। इसके मान लीजिए कि ये पूरा एक ऐसा सर्कल है जिसके चारों तरफ जो है ये घूम रहा है, कुछ स्पीड से घूमेगा। अगर कुछ स्पीड होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्पीड है और वो स्पीड कितना है तो v है। तो अगर कुछ स्पीड होगा तो आपको भी पता है कि सर्कुलर पाथ है, स्पीड भी है, रेडियस ऑर्बिटल भी है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा ना, कौन सा mv²/a। ये कौन सा फोर्स है, तो ये आपका एक्चुअल में वो वाला फोर्स है, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको अर्थ अपने तरफ खींचेगा ग्रेविटी से Gmm/a² से, है ना। अब मान लीजिए कि इस स्पेसशिप में कोई आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है, तो सरफेस पे खड़ा है, तो जो सरफेस पे रहता है उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स मान लीजिए हम लगा दिए ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग फोर्सेस को करते हैं बैलेंस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ऊपर, mv²/a भी ऊपर, और अर्थ का सेंटर की तरफ हो गया Gmm/a², Gmm/a²। अब a और a कट गया, ठीक है, a और a कट गया। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग v का मान निकाले थे, तो v का वैल्यू कितना था m√Gm/a, तो ये हो जाएगा Gm/a इक्वल टू Gmm/a, इधर भी बचा हुआ है, देखिए दोनों तो बराबर है, तो n इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। माने कि जो नॉर्मल है, जो सरफेस है, वो कोई फोर्स एग्जर्ट ही नहीं कर रहा है। अरे भाई आप अर्थ पे रहते हैं, मान लीजिए कि ये अर्थ है, आप अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ऐसे, तो आप थोड़ी ना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आपका तो केवल आपको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है Gmm/a² से या r² से, इतना फोर्स से आपको खींच रहा है। आप थोड़ी ना सर्कुलर मोशन में है अर्थ के चारों तरफ, जो आपके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसीलिए वहाँ पर सर्कुलर मोशन चलते रहता है सैटेलाइट का, तो वहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आ जाता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका v ऑर्बिटल है, रख दिए उसका वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग का नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होता ही नहीं है। इस केस में नॉर्मल एग्जर्ट होता है। आपको अर्थ खींचा है Gmm/a² से, और सरफेस पे आप खड़े हैं, तो आपको एक नॉर्मल फोर्स मिल जाता है, और ये नॉर्मल फोर्स इसके बराबर हो जाता है। तो इस वजह से आपको अपना जो वेट है वो फील होता है। लेकिन अगर यही नॉर्मल फोर्स जो है 0 हो जाएगा तो आपको वेट फील ही नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए
कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि हम लोग लगभग 400 से ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेज दिए। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसको इतना ऊंचाई पे क्यों रखा जाता है, तो इसका हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक्चुअल में अर्थ का जो स्पीड होता है वो लगभग हम बताएं कि 500 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से अर्थ जो है अपना एक्सिस में ऐसे घूमता है। अब हम चाहते हैं कि जो सैटेलाइट है वो भी इसके चारों तरफ उतना ही स्पीड से घूमे, ठीक है। तो उसके लिए जो v होगा, v कितना होगा, √(gm/a). अब देखिए, अर्थ का मास हम जानते हैं, है ना, ऑर्बिटल स्पीड यही ना होता है √(gm/a). अर्थ का मास हम जानते हैं, ग्रेविटी भी हमको पता है, और ये वैल्यू को लगभग रखना है 500 मीटर पर सेकेंड, है ना। अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा है, 6 × 10⁻24, और g का वैल्यू होता है कम, 6.67 × 10⁻11, और m का वैल्यू होता है 6 × 10⁻24। तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा वैल्यू देगा, क्योंकि -11 है, यहाँ 24 है, आप घटा भी दीजिएगा तो फिर भी 13 बचेगा ना, 10⁻13 बचेगा ना भाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत बड़ा वैल्यू नहीं देंगे, ऑर्बिटल रेडियस को बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ साथ घूम ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ISS नाम का लियो सैटेलाइट है। अब ये ISS नाम का लियो सैटेलाइट मतलब क्या हो गया, देखिए, लियो सैटेलाइट का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, माने कि जो अर्थ का नज़दीक घूमता है। इन लोगों का जो हाइट होता है लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर ऊपर तक में ये लोग घूमता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये लोग का, जैसे इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं कि इसका जो स्पीड होता है ना, ये होता है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 7.8 किलोमीटर चल जाएगा। क्योंकि हम लोग ए का वैल्यू कम रखें तो जाहिर सा बात है v तो ज़्यादा आएगा ही, है ना। तो ये जो है ना, ये अर्थ को 16 बार घूम जाता है एक दिन में। एक दिन में ये अर्थ को 16 बार घूम जाता है, मतलब 90 से 120 मिनट इसको लगता है एक बार राउंड मारने में, कुछ ऐसी, समझ रहे बात। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अर्थ के साथ साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमे, और हम लोग को v को रखना पड़ेगा कम, इसीलिए a को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो v काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो इस वजह से हम लोग को इसको हाइट पे रखना ही पड़ेगा। तो ये जो है आज हम लोग बहुत सारा चीज़ समझे हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो हम लोग प्लैनेट्स का बात किए, उसका ऑर्बिटल स्पीड का, टाइम पीरियड का, एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, उसके बाद सैटेलाइट क्या होता है, उसका लॉन्चिंग किस प्रोसेस से किया जाता है, कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन बताए थे वो क्या था। उसके बाद हम लोग समझे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है ना। फिर ये भी समझे कि उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कैसे निकालते हैं, और हम लोग फिर समझे कि वेटलेसनेस क्या होता है। सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको वेटलेसनेस जो है क्यों फील होता है, तो नॉर्मल जीरो है इसीलिए फील होता है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अब अगर एक चीज़ आप हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड लोग के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट करिए, हम उसका जवाब जो है आपको एकदम कंफर्म देंगे कि हाँ ये इसका जवाब होगा। कुछ ऐसा सवाल पूछिएगा जो कमेंट के रूप में आपको समझाया जा सके, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग अगला दिन जो पढ़ेंगे, अगला क्लास में हम लोग स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कि स्केप वेलोसिटी क्या है। उसके बाद ब्लैक होल्स के बारे में भी समझेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ब्लैक होल्स क्या है, और हम लोग का ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास किसको बोलते हैं, और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो ये अगला क्लास जो होगा ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें कि आपका पूरा जो थ्योरी है A to Z, आपको जितना जेई मेन और नीट के लिए, एडवांस के लिए जितना थ्योरी पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये छठा लेक्चर है, 7वां लेक्चर में आपका थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, और समझते हैं कि आखिर ये ग्रेविटेशन जो है किस तरह से इसका अंत करना है और इसका थ्योरी को कैसे सम अप करना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हम बताना चाहेंगे कि अगला लेक्चर के बाद इसका जो क्वेश्चंस है वो भी हम करा देंगे। क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा
बहुत तरह का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपको लंबा प्रोसेस कैलकुलेटिव सब्जेक्टिव टाइप का, और कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे कि जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस वाला रहेगा, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही चुनना रहेगा, है ना। जैसा कि जेई मेन में नीट में क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, आपको उसमें से एक सही करना रहता है, ठीक है। तो अब वो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और साथ ही साथ थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें हम लोग देखेंगे, जो बच्चा लोग 11-12 में पढ़ रहा है उसके लिए, और जो बच्चा लोग जेई मेन नीट का परीक्षा देगा उसके लिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखबे करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।